हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम आयर। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई एम सॉरी फॉर द डिलेज। अब तो वापस से 6 बजे आपका सारा एनालिसिस होने लग जाएगा आज से ही। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि अगर हमारे बीच में कुछ मिस भी होता है तो वो हम डालेंगे ही ज़रूर। एग्जाम आयर पे हर रोज़ 6 बजे होता है एनालिसिस। ठीक है, अभी कुछ सिबलिंग ड्यूटीज़ थी यार, मेरे सिबलिंग आए हुए थे तो उनका काम करना था, तो इसलिए नहीं कर पाए एनालिसिस। मतलब जब बहन भाई की ड्यूटी होती है ना तो वो निभानी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो निभा रही थी इसलिए तुम्हारी ड्यूटी नहीं निभा पाई। बट अब मैं वापस आ गई हूँ, 6 बजे एनालिसिस होगा। ठीक है, हर रोज़ होता है एग्ज़ाम आयर पे। अब क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो ना, तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स अगर आते हैं, नॉट ओनली दिस, वीकेंड्स पे आपका होता है एमसीक्यूज़ की रिवीजन होती है। ठीक है ना, हमेशा होती है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। टेस्ट होता है, रिवीजन होती है, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। WTO में ईज कर्व्स ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स। तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो क्या ग्रेन एक्सपोर्ट्स में क्या है? अब इंडिया ने जो है MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि ठीक है इतना तो हम, अगर आप ये क्रॉप लगाओगे, किसान हमें आके भेजेगा, फार्मर हमें आके भेजेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट इतने पैसे देगी देगी। ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या है? सब्सिडी। सब्सिडी मतलब कि आप हेल्प कर रहे हो अपने फार्मर्स को, या किसी भी, मतलब सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ना वर्ल्ड लेवल पे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड है वो इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से। ठीक है ना, तो WTO के अंदर US ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उठाया है इशू, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार इशू उठाया, बट इंडिया ने कहा है कि हमें ये करना पड़ेगा, कि क्योंकि मतलब हमारी कंट्री जो है वो पुअर है और ये सब कुछ। तो अब वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा आज़ादी दे देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कर्ब्स जो हैं वो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे ईज़ कर देते हैं। ठीक है ना, नगोजो ओकोंजो इवियाला। ठीक है ना, नगोजी नगोजी ओकोंजो ओकोंजो टाइकोंडो ओकोंजो इवियाला। ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल WTO। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नगोजी ओकोंजो। ठीक है ना, आइवियाला। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इनका नाम कैसे याद करना है। NGOZ। ठीक है, NGOZ। NG तो ऐसा लग रहा है केमिकल का नाम है, OZ भी। तो OZ ना बहुत सारे जिम्स भी हैं, पता नहीं कहाँ पे मैंने नाम पढ़े थे ये NGOZ। ठीक है ना, NG एक लड़की जो OZ में गई जिम के अंदर, तो वहाँ पे ओ कौनजो ओ कौनजो ओ कौनजो उसने पूछा ओ कौन सी एक्टिविटी, कौन सा जिम करना है, आए वी आला। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि आए, मैं भी आऊँगी, मेरा पति भी आएगा, और फिर हम आएंगे आला। ठीक है ना, तो क्या है, NG नाम की लड़की OZ जिम में गई, उसने पूछा क्या करना है, ओकोंजो। ओके ओंजो, आने दो। ओके, ये भी याद कर सकते, ओके ओंजो, ओके आ जाओ, ओके ओंजो। उसने कहा ओके ओंजो, आईवी, मैं और मेरा पति आईवी आला आएंगे, आला आला करेंगे। ठीक है ना, तो ये याद हो जाएगा। अब यार ऐसे याद करना पड़ता है। इज लुकिंग टू इनटू रिजॉल्विंग WTO रूल्स दैट आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स टू मीट शॉर्टेजेस इन अदर कंट्रीज। तो क्या है, हमारे ऊपर ये लगा हो कि हम ये नहीं कर सकते, मतलब जो हम, वो कहते हैं कि जो हमने ग्रेन्स MSP के थ्रू कलेक्ट किए हैं, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे यहाँ पे ग्रेन्स हैं वो बहुत, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको फ्री में दिए जाते हैं। तो अगर उस चीज़ के लिए जो कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, वो हम बाहर नहीं भेज सकते, वो एक्सपोर्ट ऐसा सा कुछ है, तो वो जो है ना वो डिफ़िकल्ट बनाते हैं हमारा क्या, कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो कहते जो, अब क्या है, अब इशू क्या आ रहा है कि रशिया और यूक्रेन जो है वो मेजर मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। मतलब मेजर एक्सपोर्ट मतलब वो बाहर भेजते हैं क्या, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। ठीक है, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब, ये रशिया यूक्रेन ये दोनों तो लड़ रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन तो तबाह ही हो गया, रशिया लड़ रहा है, तो इसलिए जो है फूड ग्रेन्स कहाँ से आए। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि इंडिया वो मीट कर सकता है शॉर्टेजेस, बट डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि WTO ने बहुत सारी चीज़ों पे हमारे ऊपर ब्रेक लगाई हुई है। ठीक है, Minister said included WTO rules around the export of food by the country that has also procured food on minimum support price basis. ठीक है ना, India has reached out to more than 20 countries regarding exporting wheat and is targeting a record 15 million tons of wheat for export this year, as per Bloomberg report. India is expected to have a surplus this year, producing more than 111 million tons of the crop. ठीक है ना, तो ये है।
ये हमें पता होना चाहिए था, बस इतना ही। अ सर्च फॉर फ्यूल दैट टर्न फैटल इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में एक पर्सन, दिस पर्सन ही वेंट, मिस्टर लक्षण, ही वेंट, कमीदा लक्षण, ही वेंट टू फाइंड पेट्रोल एंड देन ही वॉज शॉट बाय द पुलिस बिकॉज दे थॉट ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। द लास्ट टाइम शी सॉ हर हस्बैंड, हर वाइफ सॉ हर हस्बैंड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू गो, ही वेंट आउट टू फाइंड फ्यूल फॉर हिज बाइक, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया है। एक श्रीलंका में हमें पता ही है इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही हैं बहुत ज़ोरों शोरों से, और पुलिस ने अब गोलीबारी भी स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर मासूम लोग मर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब डोवाल टू लीड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स डेलीज मीट, अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे खुश हैं, बहुत बढ़िया। चलिए डोवाल टू लीड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स डेली मीट, डोवाल कौन है, कोई मुझे बता सकता है? अजीत डोवाल जो है ना वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है ना। 2 days बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिगिंस इट एनुअल राइसीना डायलॉग इन दिल्ली, क्या है ये? एनुअल राइसीना डायलॉग, राइसीना डायलॉग इन, रेजिन जैसा नहीं लग रहा है इसका नाम, राइसीना डायलॉग इन, कहाँ पे? दिल्ली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। कहाँ पर हो रही है ये? दिल्ली में। क्या हो रहा है? एनुअल राइसीना डायलॉग, ठीक है। विल लीड डिस्कशंस एट इंडियाज फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडियाज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ्स ऑल्सो बीइंग हेल्ड इन द capital, will lead discussions at India's first such conference of intelligence agency chiefs, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ्स की। द कॉन्फ्रेंस मॉडल्स ऑन द लाइन्स ऑफ एनुअल म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हेड्स एंड डेप्यूटी हेड्स ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मोर देन 20 मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज एंड देयर एलाइज, ठीक है। क्या होगा? जो इंटेलिजेंस के हेड्स है, इंटेलिजेंस के हेड्स क्या करते हैं? हमारा क्या करते हैं इंटेलिजेंस के हेड्स? वो देखते हैं कि कहीं टेररिज्म अटैक तो नहीं होने वाला, क्या प्लानिंग क्या हो रही है, ठीक है ना। कोई देश हमारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो ये इंटेलिजेंस होती है सारी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है। तो ये मीट के अंदर क्या हो रहा है? ये मीट के अंदर जो बड़े बड़े 20+ वेस्टर्न कंट्रीज़ के, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्या आ रहे हैं? इंटेलिजेंस चीफ्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? जो कॉन्फ्रेंस जैसे म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा? क्या लिखेंगे? इंटेलिजेंस हेड्स फ्रॉम मोर देन 20 मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज मीटिंग, ठीक है ना। तो हमें अगेन ग्रामर और ये वो नहीं देखना होता। थर्ड क्या है? मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ये म्यूनिच, ये मैं साथ साथ पता है क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज बहुत बच्चे कहते दी हमें तो 3 घंटे लग जाते हैं नोट्स लिखने में, ऐसा क्या लिख रहे हो नोट्स में, 3 घंटे क्यों लग रहे हैं? तुम्हारे साथ मैं भी लिख रही हूँ, फटाफट लिखने की आदत डालो, ठीक है। इंटेलिजेंस चीफ्स एंड डेप्यूटीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर, जापान एंड न्यूजीलैंड आर अमंग दोज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑफिशियल सेड द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय कंट्रीज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना। कौन? रॉ ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी? चौथा पॉइंट बनाएगा ऑर्गेनाइज्ड बाय रॉ। और रॉ की फुल फॉर्म हम कहाँ पे लिखेंगे? अपनी करंट अफेयर्स नोटबुक के पीछे जाकर, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो दिमाग में बिठा लेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की। और कौन कर रहा है? एंड द नेशनल काउंसिल सेक्रेटरीट दैट रिपोर्ट्स टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? रॉ एंड NSCS, ठीक है ना। As a result, meeting on the sidelines of the Five Eyes alliance of the US, UK, Canada, New Zealand and Australia who coordinate on terrorism and security issues, as well as first meeting of Quad countries intelligence chiefs have been shelved, ठीक है ना। तो 5 आइज अलायंस क्या है? ये 5 कंट्रीज हैं इसके अंदर। 5 आइज अलायंस कौन कौन सी हैं ये हम लिख लेंगे। कौन का है? यूके, देखो यूएस का भाई कौन है? कनाडा, जो यूएस करेगा वही कनाडा कहेगा। और अब दूसरा भाई कौन सा बन गया यूएस का? यूके, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तो साथ साथ में तो नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो ये 5 जो हैं ये इकट्ठे आ गए हैं, तो इनको क्या कहते हैं? 5 आइज अलायंस, ठीक है। रसीना डायलॉग हेल्ड एनुअली सिंस 2016, अब ये हमारा 5वां पॉइंट बन जाएगा कि रसीना डायलॉग कब से हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ? 2016, स्टार्टेड इन
2016. Officials said the intention of the conference was not a meet and greet but a more sustained plan to make connections between the agencies. Each sessions will be followed by intensive interactions between participants and specialists. क्या इंटेंशन है इसका? इन ईच एरिया ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जो इंटेलिजेंस है, देखिए अब क्या होता है कि एक इंडिया की इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है, ठीक है ना, उसको पता चल गया कि यूएसए के अंदर कोई प्लानिंग हो रही है अटैक की या किसी और कंट्री में हो रही है, तो वो शेयर कर सके वो इन्फॉर्मेशन आपस के अंदर, या कुछ टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के पास है या जो इजराइल के पास है या किसी और कंट्री के पास, वो शेयर हो सके ताकि जो डेंजर है कंट्रीज़ पे वो कम करा जा सके, ठीक है ना, क्लियर है इसमें। तो रसीना जो डायलॉग है वो ये है 2016 में स्टार्ट हुआ था। बड़ी बड़े जो कंट्रीज़ के इंटेलिजेंस के हेड्स हैं वो आते हैं। जो ये है ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज़ किया, रिसर्च एंड एनालाइज विंग रॉ एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है। क्लियर है इस बात पे, बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों मिलते हैं कि वो आपस में जो इनका जो एजेंसीज का है वो कनेक्शंस जो है वो बढ़ सके। क्लियर है इस बात पे। असमीज मुस्लिम्स आर अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी, ये किसने बोला, अ पैनल सेटअप बाय द असम गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड अ नोटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग असमीज मुस्लिम्स एज अ डिस्टिंक्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी एंड अंडरटेकिंग अ सेंसस टू डॉक्यूमेंट देम। वो कहते हैं कि असमीज मुस्लिम जो है वो डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, उनको अलग से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। प्रोवाइडिंग ईच ऑफ देम विद अ सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू क्लब देम विद बंगाली स्पीकिंग ऑफ बंगाल ओरिजिन मुस्लिम्स ऑफन व्यूड एज इलीगल माइग्रेंट्स और बांग्लादेशीज। तो वो कहते हैं कि असम के अंदर एक कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स है जो असमीज मुस्लिम्स हैं और वो अलग हैं किनसे, बांग्लादेशी मुस्लिम से, बंगाली मुस्लिम से अलग हैं और उनको अलग से कैटेगराइज करना चाहिए। द सब कमिटी हैज इनकैप्सुलेटेड देयर रिकमेंडेशंस इन अ रिपोर्ट सबमिटेड टू चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा on April 21. The panel also recommended recognizing each of the 5 subgroups of Assamese Muslims, Sayyad, Goria, Moria, Deshi and Julha in the notification. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमें समझ में आ गया। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक असमीज़ मुस्लिम है, असमीज़ मुस्लिम है क्योंकि असम जो है ये म्यांमार के म्यांमार से बहुत मुस्लिम्स वहाँ पे कहते हैं कि आए हुए हैं। बांग्लादेश से तो बिल्कुल बहुत सारे मुस्लिम्स आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक तो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम्स हैं या बंगाली मुस्लिम्स भी जिनको कह देते हैं, एक तो बंगाली मुस्लिम्स हैं असम में और एक कौन से मुस्लिम्स हैं, हमारे असमीज़ मुस्लिम्स हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ से पिक करोगे, दूसरा पॉइंट कहाँ से पिक करोगे, दूसरा पॉइंट की दूसरे कौन से हैं, बंगाली या मुस्लिम, यहाँ से बस बंगाली इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, ठीक है ना, उनको कहा जाता है। ठीक है, और इनके सब ग्रुप्स क्या है असमीज मुस्लिम्स के, सैयद, गौरिया, मौर्या, देशी एंड जुल्हा, ठीक है ना, ठीक है, जुल्हा, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर द पैनल फर्दर रिकमेंडेड दैट वुमेन ऑफ कम्युनिटी शुड बी फ्री टू डिस्कार्ड सोशल सब्जुगेशन एंड मस्ट नॉट बी कोर्स्ड इन द वेयरिंग ऑफ हिजाब, निकाब और बुर्का। तो वो कहते हैं कि इनको फोर्स नहीं करना चाहिए, कि वुमेन को फोर्स ना करें कि वो हिजाब या कुछ भी ऐसा जो डालते हैं वो डालें, ठीक है ना। तो ये कमेटी बनाई गई थी और ये रिकमेंडेशन है, नोट कर लेंगे हम। आगे चलते हैं, चलो ये हमारा हो गया रसीना का। एससी हैज़ अपहेल्ड पेवमेंट ड्वेलर्स राइट। तो पेवमेंट ड्वेलर की ओलिगा टेलिस की जो जजमेंट है वो हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। डिटेल में मतलब उसका बेसिक सबको क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्थ दिल्ली, अब ये कहाँ से हुआ, जहांगीरपुरी के अंदर क्या हुआ, जहांगीरपुरी के अंदर राइट्स जैसा कुछ सीन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, जो जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस थी, हाँ इन्होंने राइट्स किए हैं, ठीक है, उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो गिरा दी गई, ठीक है ना। तो उसके बाद वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलडोजर्स शो ऑफ स्ट्रेंथ अगेंस्ट रोड साइड स्टॉल्स एंड पुश कार्ट्स इन दिल्ली जहांगीरपुरी में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच हैज अपहोल्ड द राइट टू। तो जो ओल्गा टेलिस वाली जजमेंट है उसने क्या राइट किया है, राइट टू livelihood of pavement dwellers who ply their trade on the footpath out of sheer economic compulsions। क्या होता है, हम देखते हैं ना कि फुटपाथ पे बहुत लोग अपना सामान बेचते हैं या फुटपाथ पे वो रहते हैं और छोटी छोटी जॉब्स करते हैं। तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ कि इनकी भी राइट टू क्या है, लाइवलीहुड है। एग्जामिनिंग द इशू दैट द पेमेंट ड्वेलर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रेस पासेस मतलब किसी की ज़मीन में आप बिना पूछे एंटर कर जाओ तो क्या होता है, ट्रेस पासिंग होती है, ठीक है ना। हैड हेल्ड दैट देयर एविक्शन शुड नॉट लीड टू डिप्राइवेशन ऑफ देयर लाइवलीहुड, मतलब उनकी एविक्शन मतलब वहाँ से हटाने से उनकी, तो क्या कर रहे थे वहाँ से जो लोगों ने कहा, तो क्या है मतलब ये लैंड है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट का लैंड है। अब यहाँ पे उन्होंने घर बना लिए, यहाँ पे शॉप्स बना ली या सामान बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट आई उसने बुलडोज़र चला दिया
कि हटो यहाँ से हमारी ज़मीन से, तो उन्होंने कहा कि आप उनको डिप्राइव करो, किससे? पैसे कमाने से डिप्राइव करो, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि हर किसी की राइट टू लाइवलीहुड है, पैसे कमाने की राइट है, विच इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है ना। सर डिप्रिवेशन वुड नॉट, तो ओल्गा टेलिस, क्या नाम है केस का? ओल्गा टेलिस। कब आया था? 1985 में, जो किसको आइडेंटिफाई करता है? राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है ना। अभी नोट करना है तो कर लो, बट इसके ऊपर हम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं सब कुछ, ठीक है। थॉट द राइट टू रिजाइड, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी। In 2017, Supreme Court, speaking through a bench of Justice Kurian Joseph, had upheld that authorities were obliged to provide alternative sites for accommodation. अब ये वो नोट कर सकते हैं, 2017 में कहा था कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा कर लिया और वो वहाँ से कमा रहे हैं, वो अपनी मतलब मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, तो उनको ऑल्टरनेटिव साइट्स प्रोवाइड होंगे। द अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट पीपल डिस्प्लेस्ड वर provided basic civic amenities at the site of relocation. The amenities should be consistent with the rights of life, right to life and dignity of the citizens in the झुग्गीज। तो बहुत जगह झुग्गीज देखते हैं हम, झुग्गीज क्या होती हैं? जहाँ पे स्लम एरिया होता है वो, ठीक है ना। तो राइट टू शेल्टर was a fundamental right under Article 21। ओके, तो इसका नाम तो जस्टिस कुरियन सुदामा सिंह केस, क्या नाम है इस केस का जो 2017 में आया? सुदामा सिंह केस। क्या नोट कर लेंगे इसको? बिल्कुल इसको नोट करेंगे। सुदामा सिंह केस के अंदर कहा गया कि रीलोकेट करो, मान लो ये जगह है, यहाँ पे उन्होंने कर लिया, यहाँ से हटा रहे हो तो उनको कहीं और जगह दो, ठीक है ना, ऐसा बोला गया, ठीक है ना। तो ये केस है आर्मी नॉट अगेंस्ट रिमूवल ऑफ AFSPA। AFSPA क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। वो कहते हैं इसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया, क्या वो कर दिया जाता है? डिस्टर्ब्ड एरिया बोल दिया जाता है, जिस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है AFSPA के अंदर, वहाँ पर आर्मी की जो पावर्स हैं वो बढ़ जाती है। वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी से भी कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, किसी का भी किसी के भी तलाशी ले सकते हैं, ऐसी सी उनकी आर्मी की राइट्स हो जाती है, पावर्स बढ़ जाती है। और डिस्टर्ब एरिया जहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं या जो मिलिट्री के अगेंस्ट हमारी फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर ये होता है, ठीक है। ही लॉडेड BRO प्रोजेक्ट्स, BRO के 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने लॉडेड मतलब प्रेज करी उनकी। ही लॉडेड BRO प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द अटल टनल हिमाचल प्रदेश एंड द अंडर कंस्ट्रक्शन सेला टनल। तो जो अटल टनल है, ये टनल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो अटल टनल है ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल, नेम्ड किसके आगे नेम्ड है? किसके? हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इज अ हाईवे टनल बिटवीन under the Rohtang Pass in the eastern Pir-Panjal range of Himalayas on the Leh-Manali highway in Himachal Pradesh at a length of 9.02 km is the longest highway single tube tunnel about 10,000 feet in the world, longest highest single tube tunnel। मैंने ये देखी हुई है, बहुत सुंदर है। With the existing Atal tunnel and after the completion of under construction Shingao-La tunnel which is targeted to be completed by 2024, both the Leh-Manali High Court and Highway and Nimu पादुम दाचा रोड रूट्स विल बिकम ऑल वेदर रोड। तो ये ऑल वेदर रोड्स हैं, यहाँ पे अगर स्नो पड़ जाए तो ट्रक्स के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए खड़े होने के लिए जगह है, ठीक है। सेला टनल क्या है? सेना इज अ अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है विच विल इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी इन असम एंड तवांग इन इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हम नोट कर लेंगे, राइट। तो ये 12.4 किलोमीटर रोड एंड विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन दिरांग एंड तवांग, ठीक है ना। तो ये हमारा है, ओके, ये हमें पता होना चाहिए, ये आप नोट कर लो। हमारा न्यूज़पेपर क्यों खुल रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रेज करिए फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द फार फ्लंग एरियाज इन एनहांसिंग द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। मतलब स्नो भी बढ़ जाएगी तब भी हम पहुंच पाएंगे अपने बॉर्डर पे। ये है अटल टनल और सेला टनल, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अमित शाह अटेंड्स विजय उत्सव इन भोजपुर। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन से? वीर कंवर सिंह, हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स वाज क्रिएटेड व्हेन ओवर 77,000 पीपल वेव्ड द नेशनल फ्लैग एट जगदीशपुर इन भोजपुर ड्यूरिंग द विजय उत्सव। ये मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैंने काट दिया। अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स वाज क्रिएटेड व्हेन ओवर 77,000 पीपल वेव्ड द नेशनल फ्लैग एट द जगदीशपुर
in Bhojpur during Vijay Utsav Victory Day celebrated as part of Centre's आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम। किसके लिए करा गया था ये? कहते कि वहाँ रिकॉर्ड कर क्या क्रिएट किया गया कि 77,000 लोगों ने जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको वेव किया। ठीक है, द भारतीय जनता पार्टी हेल्ड अब ये इन्होंने हमारा मेगा इवेंट एट दुलौर ग्राउंड इन, ठीक है, ये हमें याद रखना है, जगदीशपुर इन भोजपुर, द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर। कौन से फ्रीडम फाइटर एंड हीरो ऑफ 1857 अपराइजिंग वीर कुंवर सिंह, इनके बर्थडे को बर्थ प्लेस पे ये सेलिब्रेट किया गया। क्या? विजय उत्सव। विजय उत्सव मतलब विक्ट्री डे। क्लियर है इस बात पे? चलो आगे चलो। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अर्जेंटीना टू रिवाइव फॉकलैंड्स इशू इन इंडिया। ठीक है, तो ये किसके और किसके बीच में इशू है ये देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना विल लॉन्च अ कैंपेन इन इंडिया ऑन संडे डिमांडिंग नेगोशिएशन विद यूनाइटेड किंगडम टू सेटल द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द इस्लास मालवियंस दैट आर नोन एज द फॉकलैंड आइलैंड्स इन द यूनाइटेड किंगडम। तो क्या है? अर्जेंटीना डिस्प्यूट बिटवीन, किसका डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट बिटवीन, ये अब बिटवीन पूरा मत लिखो, BETW वो नहीं लिखना, डिस्प्यूट बिटवीन शॉर्ट में लिखेंगे। डिस्प्यूट बिटवीन किसके बीच में? अर्जेंटीना एंड यूके। यूके में पता है यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना। यूके रिगार्डिंग क्या लिखेंगे? रिगार्डिंग इस्लास मालविनास ऑल्सो कॉल्ड Falkland Islands, आई नो वो किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, ये हम नोट करेंगे। द इनिशिएटिव, अब इसमें क्या हो रहा है? एक कैंपेन लॉन्च्ड टू नेगोशिएट, कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू नेगोशिएट। ठीक है, The initiative, which comes 2 days after the visit of British Prime Minister Boris Johnson, coincides with the 40th anniversary of the conflict between UK and 40th anniversary of the conflict between UK and Argentina, which ended with the re-establishment of British control over the archipelago. The Commission for the Dialogue in the Question of the Malvinas Islands in India will be launched. क्या नाम है इसका? Commission for the Dialogue on the Question of Malvinas Island in India. ये नोट करेंगे पूरा। Will be launched by Santiago Cafiero और Argentina's Minister of Foreign Affairs. नाम important है, Santiago। याद देखो, सेंट्रो नाम की गाड़ी पता है तुम्हें? सेंट्रो, यहाँ पे सेंट्रो लिख लो, ठीक है, फिर सांटो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? टियागो गाड़ी है ना, टाटा की टियागो गाड़ी नहीं है, तो सेंट्रो और टियागो। ठीक है, क्या करना है? सेंट्रो उसमें से आर काट देना है, तो सेंटा लिख देना है। ठीक है, सेंटा, ए बीच में गो और बीच में क्या लिख देना है? टियागो। तो याद हो गया ना, सैन टियागो याद हो गया, सेंट्रो टियागो सैन टियागो याद हो गया गाड़ियों से। कैफियारो, काफिराना, वो गाना सुना है? काफिराना, ठीक है, कैफियारो, काफियाना नहीं, कैफियारो। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको, कैफे लिखो IRO, आ रहा हूँ, कैफे में आ रहा हूँ। कैसे नाम क्या है? सैंटा। कैसे नाम याद किया हमने? बहुत बढ़िया तरीके से नाम याद करवाया है। चलो तालियां हो जाए, बहुत लाइव चैट में तालियां बजनी चाहिए। SANTA, टियागो नहीं बना, टियागा बना, है ना, टियागो नहीं बच्चों, टियागोस, ये तो ये होगा, संत टियागो। ये तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेंट्रो छोड़ो। एक संत था जो अपने आप को कहता था कि मैं तो बहुत ही संत आदमी हूँ, कुछ नहीं खरीदूंगा, पर उसने क्या खरीद ली? टियागो खरीद ली। फिर यहाँ तक ही नहीं, वो कैफ़े भी गया और क्या किया हमने? कैसे याद किया था? कैफ़े गया और सबको बुलाया कि आओ यहाँ पर आओ और रहो। ठीक है ना, आयरो। ठीक है, हमने याद कर लिया इनका नाम। कौन है ये? अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये इसका लॉन्च किया। कौन से प्रोग्राम? द कमीशन फॉर द डायलॉग ऑन द क्वेश्चन ऑफ द मालविनास आइलैंड्स इन इंडिया।
ठीक है ना, और ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड वर्शिप। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अनाउंस्ड दैट मिस्टर कैफियारो इज अमंग द लीडिंग इंटरनेशनल फिगर शेड्यूल टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल राइजीना डायलॉग। तो राइजीना डायलॉग में भी क्या, राइजीना डायलॉग पता है ना क्या है, जहाँ पे इंटेलिजेंस के जो हेड्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो मिलेंगे कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अभी पढ़ा हमने। विद द सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन 1982 एंड अर्ज्ड फॉर The Guardian, Mr. Cafiero claimed that the dispute was not settled with the cessation of hostilities in 1982 and urged the resumption of bilateral dialogue. Argentina claims that the outcome of an aimed conflict cannot be settled cannot settle a territorial dispute like Malvin. ठीक है, ये हमने नोट करने की जरूरत नहीं. The Commission seeks to promote compliance with the resolutions of United Nations and declarations of other international fora on the question of Malvian Islands, which call for resumption of negotiations between Argentina and ठीक है. The members of the Commission will include, now this is important, the members of the Commission will include whom? Former Union Minister सुरेश प्रभु, जो सुरेश प्रभु भी है इसके अंदर कि जो सोल्यूशन करेंगे इनका. और कौन है? शाजिया इल्मी और कौन है? शशि थरूर, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की है. एंड वेटरन पीस मेकर तारा गांधी बैनर्जी. ठीक है, तो इनके नाम कैसे याद करो? देखो, शशि थरूर तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना. 3 तो ऐसे हैं, ट्रिपल एस टी. एक तो है सरोज प्रभु, ठीक है ना, एक तो है ट्रिपल SST बन रहा है, तो ट्रिपल ST. एक तो है सरोज प्रभु, एक है शशि थरूर, एक है तारा गांधी और एक है शाजिया. ठीक है ना. ओके, चलिए, ये हैं मेंबर्स और इनके नाम हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं. बिल्कुल अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए. ये लो, इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिव ऑफ अ negotiated settlement for the dispute for many years and we will continue to support it. ठीक है, ये हमें पढ़ने की जरूरत है. The event however has drawn attention as it is being organized just 2 days after the visit of Mr. Johnson who travelled to Gujarat and held talks with Prime Minister. ठीक है, the Falklands War. अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पंगा क्या था, पंगे के बारे में पता चलता है. वो पंगा हमने नोट कर लेना. द फॉकलैंड्स वॉर बिगैन ऑन April 2, 1982 व्हेन द अर्जेंटीना फोर्सेस इन्वेडेड द UK कंट्रोल आइलैंड्स. ठीक है, कब वॉर बिगिन हुई थी? 1982 में. जब क्या किया था? अर्जेंटीना फोर्सेस ने इन्वेड किया था. कौन कंट्रोल कर रहा था? UK कंट्रोल आइलैंड्स. द गवर्नमेंट ऑफ, मैं अपना AC बंद कर दूं, ठंड लग रही है. द गवर्नमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर रिस्पॉन्डेड बाय सेंडिंग अ नेवल टास्क फोर्स. मार्गरेट थैचर जो थी वो वहाँ की हेड थी. कहाँ की? UK की. उन्होंने क्या किया? एक फोर्स भेजी नेवी की. ठीक है. एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड. ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं हमें. ये हमें हिस्ट्री बताता है. वाई, यहाँ पे हमें वाई का आंसर मिलता है. इन्फॉर्म्ड ऑफिसर्स दैट दे आर अवेयर ऑफ, ठीक है, फॉकलैंड इशू एट द इंटरनेशनल लेवल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द 40th वॉर बट मेंटेन दैट देयर वाज नो ऑफिशियल कंसल्टेशन विद द इंडियन साइड रिगार्डिंग अर्जेंटीनाज प्लान टू स्टार्ट द कमीशन इंडिया. इट इज इंटायरली इनिशिएटिव फ्रॉम देयर साइड, सेड द सोर्स. अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे अगले न्यूज़पेपर में, ये बता देंगे कि हाँ हो गया. ठीक है ना. चलिए आगे चलते हैं. चैनल्स, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं क्या क्या नोट करना है. देखो, एक तो संत त्याग दिया, संत ने त्याग दिया, पर संत ने त्यागा नहीं, संत ने टाटा की टियागो ले ली और कैफे में कहता आरो. ठीक है ना, कैफियारो. ठीक है, वही कौन है? फॉरेन मिनिस्टर हैं. ये कौन सा कमीशन लॉन्च करें ये पता होना चाहिए. फॉकलैंड आइलैंड्स, इनको मालवियन आइलैंड्स भी बोला जाता है. मालविनाश, माल का विनाश हो जाए. ठीक है, जो माल आया है उसका विनाश हो जाए तो क्या होगा? लोग रोएंगे. चैनल्स वार्न्ड ऑन फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो वो कहते हैं कि जो चैनल है जो झूठ बोलते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. तो ये पढ़ ले जल्दी से. द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB मिनिस्टर ऑन सैटरडे इशूड अ स्टर्न, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट एडवाइजरी. स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट. to private satellite TV channels to desist from broadcasting false claim about the Russia-Ukraine conflict and using provocative headlines and video that may incite communal hatred. वो कहते हैं कि ऐसा झूठ नहीं बोलना है. INB Minister Anurag Singh Thakur told press persons that the channels that indulged in such coverage had been given notice and told not to repeat it. वो कहते हैं इनको क्या दे दिया है? नोटिस दे दिया कि सुधर जाओ,
अगर नहीं सुधरे तो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे तुम्हारे अगेंस्ट। चैनल्स शुड एडहेयर टू सेक्शन 20 ऑफ केबल्स टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। चलो ये हमें नोट कर, मतलब ठीक है नोट कर भी सकते हो, नहीं भी, बट इतना ज़्यादा इशू नहीं है। कैसा हो गया, चलो पढ़ लेते हैं। लिस्टिंग 10 इंस्टेंसेस रिलेटिंग टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, द मिनिस्ट्री सेड वन चैनल एड न्यूज यूक्रेन में अटॉमी हड़कंप। ठीक है, तो ऐसे ड्रावने, ये तो हमेशा ही होता है, मतलब वो बोलते हैं वर्ल्ड वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर को वो वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं अब ऐसा नहीं कर सकते तुम, अगर करोगे तो हम तुम्हारी अच्छी सी पिटाई करेंगे, ऐसा बोला है मिनिस्ट्री ने। ठीक है, रेप क्या बोला है, रेप लॉज आर बीइंग मिसयूज टुडे, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। तो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और वो कह रहे हैं जो रेप लॉज हैं वो मिसयूज करे जा रहे हैं। Statistics show that even after the amendment of rape laws, there have been less number of convictions. Convictions का मतलब क्या होता है कि प्रूव हो जाए कि हाँ इसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया, इसी बंदे ने क्राइम कमिट किया, तो वो क्या बोले जाएंगे, उसको कन्विक्ट बोलेंगे। और अगर अभी तक प्रूव नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे, अक्यूज्ड। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत कम कन्विक्शन हुई है, इसका मतलब क्या है, फॉल्स रेप केस ज़्यादा रजिस्टर हुए। शॉर्ट स्टोरीज ऑफ सम इनोसेंट मैन बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ रेप एंड लेटर गेटिंग अक्विटेड मतलब प्रूव हो गया कि इसने नहीं किया। तो 3 वर्ड्स हैं। चलो अब आज ना ये भी मैं तुम्हारा क्लियर कर देती हूँ। अक्यूज्ड, ठीक है, अक्यूज्ड, अक्विटेड, क्या है, अक्यूज्ड, अक्विटेड, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्विटेड का मतलब proved that he or she has not committed the offense। लिख लिया acquitted मतलब इसने तो offense commit नहीं किया है। accused का मतलब not proved yet, अभी तक नहीं प्रूव हुआ है, that he or she has committed the offense। और उसके बाद क्या है, convicted proved that he or she has committed the offense। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस पता चल गया। इसको लिख लो, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि फॉल्स केसेस ज़्यादा होने लग गए हैं, और यहाँ पर क्या है, वेर ईदर इन, ठीक है, और वो कहते हैं कंसेशुअल रिलेशनशिप में कोहैबिटेशन, सेक्स कर लेते हैं, देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट एंड द वुमेन क्राइज रेप। ठीक है ना, वो रिलेशनशिप में आते हैं, कंसेशुअल मतलब वो लड़की की हाँ से ही सेक्स होता है, पर बाद में जब वो अलग हो जाते हैं तो वो क्या करती है, लड़के पे रेप का इंजाम। देयर आर इंस्टेंसेस देयर अ सीक्रेट अफेयर इज गोइंग ऑन, पीपल गेट टू नो ऑफ इट एंड इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द इग्नोमिनी ऑफ इट शी क्राइज रेप। ठीक है, तो ये हमने नोट नहीं करना, बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सच्चाई है। तभी तो मैरिटल रेप क्यों नहीं लेकर आ रहे, मैरिटल रेप तभी नहीं लेकर आ रहे कि सच्चाई होना हो, जिसको डाइवोर्स चाहिए होगा वो अपने पति को घसीट लेगी, चलो बेटा तुमने मैरिटल रेप किया। लॉयलिस्ट्स टर्न ऑन श्रीलंका पीएम एज अ स्ट्रीट प्रोटेस्ट कंटिन्यू। श्रीलंकाज बेलोगर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, इन अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, इसको लिख लो, बेलीगोर्ड। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है, श्रीलंका की। ठीक है, तो श्रीलंका से याद कर लो, सफरिंग पे 1948 के इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। रशिया टू डिप्लॉय सरमट मिसाइल्स बाय ऑटम। सरमत, देखो जब पति और पत्नी की लड़ाई होती है वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, मेरे सर मत चढ़, है ना, तो सर मत चढ़, सरमट मिसाइल, सर मत चढ़, चढ़ के स्पेलिंग क्या होगा, चढ़, हाँ सरमत चढ़ किसकी मिसाइल है, सरमत रशिया की। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। रशिया सेड ऑन सैटरडे इट प्लान्स टू डिप्लॉय इट्स न्यूली टेस्टेड सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल ऑफ माउंटिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, मतलब वो अपने रशिया से दूसरे कॉन्टिनेंट में भेज सकते हैं, मतलब यूएसए पे अटैक कर सकते हैं, ले भाई यूएसए। द टारगेट स्टेटेड बाय डिमोजी रोगोजिन, हेड ऑफ Roscosmos Space Agency, is an ambitious one as Russia reported its first test launch only on Wednesday. Mr. Rogozin said in an interview with Russian state TV that missiles would be deployed with a unit in Krasnoyarsk region of Siberia
Siberia, about 3,000 kilometers east of Moscow. The launch of the super weapon was an historic event that would guarantee the security of Russia's children and grandchildren for the next 30 to 40 years. तो ठीक है, सुपरसोनिक वेपन है ये नोट कर लो, यहाँ से ये नोट कर लो. और ये किसके लिए बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस के लिए. मतलब उसके लिए नहीं कि अगर यूनाइटेड नेशन ज़्यादा इनके सर पे चढ़ेगा तो वो कहते हैं हम तुम्हें भी उड़ा देंगे. आफ्टर टॉक्स विद IMF, पाकिस्तान अग्रीज टू रिड्यूस फ्यूल सब्सिडीज. तो पाकिस्तान की फ्यूल सब्सिडी जो है वो कम होएगी. IMF से बात कर आए हैं. एस्टिमेटिंग कोविड-19 एक्सेस डेथ्स. तो ये हम समझ लेते हैं दोबारा से. बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए यार इसमें, मतलब एक पॉइंट पे ना इतने एडिटोरियल्स आ जाते हैं. चलो ये वाला ना अब हम लास्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जब तक कि कुछ और इन्फॉर्मेशन वाला नहीं आता है. इसमें थोड़ा ईजिली समझाया हुआ है. तो क्या हुआ, तो मैं कहानी पहले थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूँ 2 घूंट. तो क्या हुआ, हाँ ये हुआ कि इंडिया की तो WHO कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये एक रिपोर्ट बना रहे थे जिसके अंदर ये कह रहे थे कौन सी कंट्रीज़ में, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है, कोविड की वजह से किस कंट्री में कितनी डेथ्स हुई, कितने लोग मर गए ड्यू टू कोविड. ठीक है, तो इन्होंने इंडिया की भी रिपोर्ट्स इकट्ठी की. तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जिसके अंदर डेथ रिपोर्ट करी जाए कि हम वहाँ पे ऑफिशियल डाटा उठाएं और डेथ रिपोर्ट हो जाए. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ स्टेट्स में से जो जहाँ स्टेट्स में इनको लगा कि हाँ वहाँ पे डेथ जो है वो रिपोर्ट होती है, वो डाटा उठाया एंड उनके बेसिस पे दूसरी स्टेट्स का भी कैलकुलेशन कर लिया. ठीक है, एक तो ये कह रहा है. अभी बहुत क्लियर कट नहीं आया है तो डिफरेंट जो एडिटोरियल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स में कहा जा रहा है वो बता रहे हैं. तो पहले तो ये कह रहे हैं कि जो जिन स्टेट्स में अच्छे से डाटा कलेक्ट हो रहा था वहाँ से डाटा इकट्ठा किया और दूसरी स्टेट्स के अंदर भी उसी के बेसिस पे मैथमेटिक्स लगाकर, फॉर्मूलाज लगाकर उन्होंने कैलकुलेट किया दूसरी स्टेट्स का भी. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, वो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि आपने अनऑफिशियल रिसोर्सेज से भी जो डेथ काउंट है वो उठाया है, जबकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका आपने ऑफिशियल सोर्सेज से उठाया है. इंडिया का ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि हम भी डेवलपिंग नेशंस हैं और जो दूसरे डेवलपिंग नेशंस हैं आपने उनके साथ तो ऐसा नहीं किया, तो इंडिया के साथ आपने अनऑफिशियल सोर्सेज से क्यों उठाया है? क्या WHO इंडिया को शो करना चाहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और धक्के से उनकी जो नंबर ऑफ़ डेथ्स है वो बढ़ाना चाहता है? तो ये सारी स्टोरी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ये था वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ कि जो इंडिया है वो सही नंबर नहीं बता रहा है अपनी डेथ्स का, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने ये इशू उठा लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश की बेइज्जती करने की. तो ये पढ़ लेते हैं. रिपोर्ट्स पब्लिश इन द वेबसाइट devex.com and the New York Times indicate that the World Health Organization was set to release an estimate of excess deaths during the pandemic period the world over, and that the report has been delayed for months because of objections from the Indian government. The report is expected to show at least 4 million excess deaths in India, the highest such tally for any country in the world according to NYT. The Indian government responded to the report saying its basic objection of the report centered on the methodology adopted for the same. तो एक्स्ट्रा कितनी 4 मिलियन, तो ये नोट कर लो 4 मिलियन एक्सेस डेथ्स. ठीक है ना, तो ये सारा इशू है. यहाँ पे सारा इशू जो मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, उसके बाद क्या है, इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डेथ रजिस्ट्रेशन इज फुल और नियरली फुल एंड देयरफॉर कैलकुलेटिंग असेस डेथ्स इज रिलेटिवली ईजियर एज डेथ्स डाटा आर रिलायबल एंड रेडिली अवेलेबल. वो कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो डेथ कैलकुलेशन है वो इजी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे डेथ जो है वो रिपोर्ट करी जाती है, रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर. ठीक है, तो वो जो डाटा है वो रिलायबल है. ठीक है, इन सच कंट्रीज मोस्ट डेथ्स आर मेडिकली सर्टिफिकेट विद कॉज ऑफ मोरालिटी एंड देयरफॉर क्लियर पिक्चर ऑन एक्सेस डेथ्स विद कैजुअलिटी can emerge quickly. Countries such as US, UK, Italy, Germany, for instance, have nearly 100% registration of death with the cause of mortality known in every case, enabling excess deaths. The corresponding figure for India is 92%, as per the annual report on vital statistics of India based on civil registration system, and only 20.7% of the deaths are medically certified. तो वो कहते हैं इंडिया में ऐसा नहीं होता, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर होता है. There is substantial variation in registration and certification across states in India. Some states such as Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Haryana, Goa, Tripura, Odisha, Punjab, Mizoram and Sikkim have 100% registration according to CRS 2019, while others such as
मणिपुर, नागालैंड, बिहार, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर हैव लोअर रेट्स, ठीक है. बिसाइड देयर इज वेरिएशन इन द ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ अक्रॉस स्टेट्स. Therefore, for countries like India, calculating excess deaths is not an easy task. The best way to do it is to individually calculate excess deaths for states with near 100% registration based on proper baseline of comparison, and to use suitable models for to extrapolate deaths from limited data in others. ठीक है ना. तो मतलब दूसरी स्टेट्स के बेसिस जहाँ पे 100% रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे दूसरे का डाटा निकालना. द WHO हैज़ नॉट रिलीज द फाइनल रिपोर्ट एज येट, बट द रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज दैट द एक्सेस डेथ्स एस्टिमेटेड बाय WHO in India exceeded 4 million, nearly 8 times the reported death toll of more than 5.2 lakhs. तो ये हम नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद एक्सप्लेनिंग द मेथोडोलॉजी इन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अनरिलीज WHO रिपोर्ट. द ऑथर्स ऑफ द रिपोर्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑथर्स कौन है. विक्टोरिया कुंस्टॉन, सर्ज एलेशन गोइंडेल, एरियल कैनलिन सिंह, William Masuburi and John Wakefield, write that they based their entire estimates on all-cause mortality data from 70 states and 1 union territory in India. They used their approach using data from subnational regions. They used this approach using data from the subnational regions in Argentina, China, Indonesia, and Turkey as well, where national all-cause was not available. They go on to add, for India, we use a variety of sources for the registered number of deaths at the state and union territory level. The information was either reported directly by the states through official reports and automatic vital registration, or by journalists who obtain death registration information through right to information requests. They then estimate the total number of excess deaths for the country by looking at the variations in sub-national level. तो ये है उनका reaction. The NYT report, the Ministry of Health and Family Welfare stated it was concerned as to how the statistical model projects estimate for a country of geographical size and population of India also fits in with other countries which have a smaller population, such one size fits all approach and models which are true for smaller countries may not be applicable to India. तो वो कहते हैं कि तो हमें बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो. The authors of WHO report emphasize for India the global predictive covariate model is not used, and so the estimates of excess mortality are based on data from India only, thereby negating the argument from the health ministry that one size fits all approach was not model was used. Other concerns such as assumption of inverse relationship between monthly temperature and monthly average deaths, besides lack of uniformity in test positive rates. तो ये इनका इशू हो रखा है. तो किसने रिपोर्ट लिखी है, कितनी एक्सेस डेथ ये रिपोर्ट करें, कौन से वो 2 वेबसाइट्स है जहाँ पे वो लिखा गया, वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है ना. चाइना का सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स, हम इसके ऊपर बहुत बार पढ़ चुके हैं. अगर आप एक एनालिसिस पीछे भी जाओगे तो आपको ये क्लियर कट पूरा का पूरा मिल जाएगा कि क्या है. तो ये एक रेपिटेशन है, बट यहाँ पे हमें कुछ पढ़ने को मिल रहा है, वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ. तो हमने चाइना के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करा हुआ है, हमने नहीं, सोलोमन आइलैंड्स के साथ चाइना ने साइन किया है. ठीक है ना. तो अब हमें ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है. ठीक है. उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूएस को टेंशन हो गई है, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं ऐसा था यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स है और कहीं यहाँ पर हमारा यूएसए पड़ता है. ठीक है. और चाइना अगर सोशल सिक्योरिटी पैक्ट करी है तो उनको डर है कि जैसे चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी 2017 के अंदर चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पुट इनटू ऑपरेशन इट फर्स्ट फॉरेन बेस इन द जोबाउटी नियर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू सर्विस चाइनीज शिप्स इन द इंडियन ओशन. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. 2017 में ये वहाँ पर किया, और अब ये सोलोमन आइलैंड्स में अगर आते हैं तो किसको टेंशन हो जाएगी, यूएसए को टेंशन हो जाएगी. चाइनीज एनालिस्ट हैव सेड पॉसिबल फ्यूचर पोर्ट्स इंक्लूड कराची इन पाकिस्तान, ऑफ द अरेबियन सी, कंबोडिया टू असेस द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी, एंड इवन इक्वेटोरियल गिनिया फॉर चाइनाज फर्स्ट फुटहोल्ड इन द अटलांटिक. तो चाइना ये कर रहा है. ठीक है. हमें पता है सोलोमन आइलैंड्स के साथ किया है इन्होंने पैक्ट. ठीक है. हाउ क्विकली कैन इंडिया मूव away
फ्रॉम कोल। तो इंडिया को कोल से दूर क्यों भागना है? कोल से इसलिए दूर भागना है बिकॉज हमने COP26 के अंदर बोल के आए हैं कि हम कब तक हम कार्बन ज़ीरो कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे COP26 द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी एस्पायर्स टू इंस्टॉल 500 GW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूल सोर्सेज बाय 2030 तक हम ये जो पोल्यूट करते हैं एयर को वो वाले सोर्सेज से लेना बंद कर देंगे। अ टोटल ऑफ 429.90 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द कंट्री एज ऑन February 28। दिस इंक्लूड्स 50, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फिगर। ठीक है, उसके बाद तो इन्होंने बताया हुआ है कोल अकाउंट फॉर 55% ऑफ कंट्रीज इन एनर्जी नीड्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर जोशी द इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेट एनर्जी यूज इन इंडिया हैज़ डबल्ड सिंस 2000 विद 80% ऑफ डिमांड स्टिल बीइंग मेट बाय कोल ऑयल एंड सॉलिड बायोमास। ठीक है ना, तो हमारा जो कोल कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है तो उस पर डिपेंडेंट हम, बिकॉज डिमांड फॉर पावर विल बी हाई, द एनर्जी डिमांड विल गो अप as urbanization and the population increase. The IEA estimates that despite the shock from COVID-19, India's demand is expected to grow by almost 5% year. तो ठीक है, इंडिया को शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज से शिफ्ट करना है रेन्यूएबल सोर्सेज पे, तो ये करना पड़ेगा। दिस द मिसाइल क्रूजर दैट सैंक। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, दोबारा से एक बार मैं आपको साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एंड ऑफ द वीक द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री एक्नॉलेज दैट वन सेलर डाइड एंड 27 वर मिसिंग आफ्टर द मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा सैंक इन द ब्लैक सी। तो क्या है ये, क्या है इसका नाम? मिसाइल, क्या लिखेंगे? मिसाइल क्रूजर, रशियन मिसाइल क्रूजर सैंक इन द ब्लैक सी, और इसका नाम क्या है? मॉस्कवा। वाह, ठीक है। तो कोई मॉस्क गया, दुबई का वो जो मॉस्क है ना जहाँ पे हर कोई फोटो खिंचवाता है, तो वो मॉस्क में गया और उन्होंने कहा वाह कितना सुंदर है। तो मॉस्कवा जो है वो ब्लैक सी में डूब गई। तो रशिया की ये मिसाइल क्रूजर थी। द मिनिस्ट्री हैज़ अर्लियर, तो अब क्या था रशिया में? द मिनिस्ट्री हैड अर्लियर सेड फायर ब्रोक आउट ऑन द वेसल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एमिनेशन एक्सप्लोजन विच कॉज्ड द शिप टू टिल्ट ओवर एंड इट सैंक later as it was being towed away in a rough weather. The vessel is seriously damaged. The entire crew has been evacuated. रशिया वाले कहते हैं कि देखो जी ये हम मतलब खुद ब खुद हुआ है, हमारा ही कोई था एम्यूनेशन जो एक्सप्लोजन हो गया और जिसकी वजह से ये डूब गई। तो यूक्रेन वाले कहते हैं यूक्रेन हैज सेड इट हैज सक्सेसफुली हिट द क्रूजर विद नेपट्यून शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल। किससे हिट किया यूक्रेन वाले? कहते हैं नेपट्यून शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल्स। इसको नोट करेंगे। अ क्लेम दैट वाज लेटर सपोर्टेड बाय अननेम्ड US ऑफिशियल्स। While what actually happened to Moskva might remain unclear forever, the sinking of the 12,490-ton cruiser is a significant loss for Russia in many ways. This was the biggest ship. वो क्या कह रहे हैं? This was the biggest warship to be lost since 1982 when the 12,000-ton Argentinian missile destroyer General Belgrano was sunk by a British submarine during the Falkland Wars. तो Falkland Wars तो हमें पता चल गया, तो ये भी हमारे लिए सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Also this was Russia's biggest wartime loss of a warship since the Second World War. Moscow made headlines early in the war as it ordered a group of Ukrainian soldiers at an outpost on the Snake Island to surrender when they refused in a radio message. कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्कवा, ये यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्कवा अ स्लावा क्लास सोवियत गाइडेड मिसाइल क्रूजर began in 1976 and was commissioned in 1983. It is among a series of such heavy ocean-going vessels built to counter NATO vessels and carried 16 Vulcan missiles that can hit targets 500 km away. In addition to other weapons and defense, it has been upgraded several times over the years. In the past, Moskva was deployed in Syria conflict, and as the flagship of the Black Sea Fleet, it was at the forefront of the Russian war on Ukraine. In addition to the huge symbolism associated with it, the loss also puts back Russia military, especially with its inability to move fresh naval assets into the region since Turkey closed the Bosphorus and Dardanelles Straits for the warships. तो ये बंद हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा ही हमारे लिए important है. The Soviet Union built a series of missile boats to take on NATO ships and cruisers during the Cold War. Since then,
BrahMos supersonic cruise missile, which began as an anti-ship missile and has a land attack variant, can be fired from land, sea, and air. It derives its name from Brahmaputra and Moskva rivers. Now, this is important about BrahMos. Now, it in January, the Philippines signed a $375 million deal with India for the supply of BrahMos. We know this already. Right, this is a supersonic cruise missile. It is a supersonic cruise missile. Now, the sinking of Moskva has once again generated discussion on the relevance and vulnerability of large surface platforms like aircraft carriers, especially in the Indian context, with China building ballistic missiles to target US carriers in the Indian Ocean. Right, so this is what is the situation. We need to note down about the Moskva. Right. अरे भाई लोड हो जा, चलो आगे चलें. RLI nixes rupees 24,731 करोड़ फ्यूचर डील ऑन लेंडर्स वोट. तो रिलायंस ने कैंसिल कर दिया फ्यूचर ग्रुप के साथ डील. ये कितने की डील थी? रुपीज़ 24,731 करोड़ की डील थी. ठीक है. और क्या है? इंडिया विंस कंपाउंड मेंस टीम गोल्ड. इंडिया डिफीट्स फ्रांस इन द कंपाउंड मेंस टीम फाइनल टू विन गोल्ड मेडल एट द आखिरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 एट अंटालिया टर्की ऑन सैटरडे. तो इसको नोट कर लो. उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू क्लेम 3 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स इन Ulaanbaatar, Mongolia on Saturday. Now, this is very, very important, right? So, this was the sports news. Let's check out if there is any more that you need to learn. I don't think there is any. So, please do subscribe to the channel. I would say please subscribe to the channel and do like this session. We analyze the newspaper. हम हर रोज analyze करते हैं newspaper 6 बजे 6 PM पे. ठीक है, चलिए, that's it. Exam signing off. I'll see you in the next section. Bye and take care.